आज चांदी में मुनाफा वसूली दिख रही है। कल तो हमने 1,15,000 के ऊपर की तेजी दिखी थी, एक जबरदस्त रैली। वहां से ये भाव अब नीचे आते जा रहे हैं। क्या गिरावट और बढ़ सकती है, या आज गोल्ड का दिन है, गोल्ड चलेगा, यूएस सीपीआई नंबर भी आने वाले हैं, क्या वो गोल्ड के फेवर में रहने वाला, यही आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। अजय केरिया हैं, एमडी और रिसर्च हेड हैं केरिया कमोडिटी के। भावी पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से, और साथ ही अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से, और मैं विश्व मोहन हूँ। शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की, लेकिन आपके पास आए उससे पहले जो भी किसान हमें अभी देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कतें हैं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपनी खेती किसानी से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं हमें भेज सकते हैं। वीडियो बनाकर मैसेज के जरिए आप भेजें। आपकी परेशानियों को हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए दिखाएंगे ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचे, और देश की लोगों को समझ में आए कि आपके पास क्या क्या दिक्कतें हैं, आपकी परेशानियां क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की। केरिया जी, चांदी कल के सत्र में 1,15,000 के ऊपर का नया रिकॉर्ड बना। वहाँ से 3,000 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है। और गिरने दे चांदी को, फिर खरीद लें कि इतनी ही गिरावट के बाद आप खरीद लेना चाहिए? नमस्कार। नमस्ते सर। देखिए विश्व की अगर हम बात करें तो कल का दिन काफी बड़ा था, क्योंकि अब तक तो सोने में लाइफ टाइम हाई हमने मल्टीपल टाइम डोमेस्टिक मार्केट में बनते हुए देखा है, इंटरनेशनल में बनते हुए देखा, लेकिन चांदी अभी भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल के जो $50 का लेवल 1980 में 2011 में देखा, अभी भी वहां पे अचीव नहीं हुआ। जबकि कल हमने 3950 का लेवल होते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट में 1,15,000 का लेवल क्रैश टच कर गया। हाँ, यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, इसलिए थोड़ा वेट करना चाहिए। उसके 3-4 कारण है। पहला, 10.5% की सबसे बड़ी गिरावट 50 सालों में जो डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखी फर्स्ट हाफ में। अब यहाँ से डॉलर इंडेक्स रिकवर कर रहा है। जहां पे हमने 96.20 का लो देखा था, अब 98 के ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। तो सामने इन्फ्लेशन के नंबर भी है, कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और फेड मेंबर्स के बीच में, टैरिफ को लेकर भी चिंताएं बनी है। तो ये सब चलते मुझे लगता है कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी अगले 2-3 दिनों में और ज्यादा क्लियरिटी दिखेगी। बट हाँ, एक बार मुझे लगता है कि 1.15 का जो टॉप बना है एज ऑफ नाउ, वो टूटने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि लगभग साइकोलॉजिकली $40 के करीब इंटरनेशनल में जा चुका है। इसी के चलते थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज ऑलरेडी मार्केट में करेक्शन मोड है। यहाँ पे आप सिल्वर मिनी में 1,13,000 का पुट लीजिए 2600 रुपए में, 2200 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। आज इनिशियल गिरावट रह सकती है, जिसके चलते पुट की वैल्यू 3400 तक चले जाएगी। फ्यूचर में थोड़ा सा कंसर्न इसलिए भी क्योंकि वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम है, दिन में 2-2 ढाई हजार रुपए की तेजी मंदी हो रही है। बट मुझे लगता है चांदी में 1,12,800 का एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,13,800 का लगाइए, नीचे में 1,11,500 तक के लेवल मिलेंगे। बट यस, कल के हाई के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगती है चांदी में आते हुए दिखाई दी। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या लग रही है? आज कौन किस काउंटर पे आज ज्यादा बेट लगाना चाहिए, सोना या चांदी? बुलियन में आपकी प्रेफर्ड बेट क्या है? गुड मॉर्निंग विशु जी। गुड मॉर्निंग देखिए सर। बुलियन में आई थिंक मेरे ज्यादा प्रेफर्ड बेट सोना ही रहेगा। ठीक है, चांदी में हमने देखा 2 ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे और मंडे को लगातार बहुत स्ट्रांग अप मूव देखा है। और आई थिंक इसका एक रीजन वो भी हो सकता है कि फ्राइडे को यूएस ने मेक्सिको पे 30% टैरिफ लगाई है, और हमें पता है कि मेक्सिको है जो सबसे ज्यादा सिल्वर प्रोड्यूस करता है, और अगर यूएस भी देखे तो वहां से इंपोर्ट कर रहा है। हालांकि अभी जो यूएस कनाडा और मेक्सिको की जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें सिल्वर के इंपोर्ट पे अभी कोई ड्यूटी नहीं है, बट शायद जैसे कॉपर पे लगाई थी ऐसे लोगों को वो भी कंसर्न है कि अगर सिल्वर पे लगाएंगे तो वो शायद उसकी वजह से प्राइसेस अप हो जाएंगे। इसीलिए हमने फ्राइडे और मंडे को इतनी लगातार तेजी देखने को मिली। आज के दिन थोड़ा मुझे लग रहा है शायद और प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, इसलिए आज सिल्वर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। बट सोने में अभी भी अगर देखें तो तेजी बनी हुई है। ये ट्रेड टैरिफ की जो चिंता है वो कंटिन्यू हो रही है, तो सोने में 98,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं मिनी का। थोड़ा गिरावट आता है 900 के करीब 1350 के टारगेट के लिए, और 700 का स्टॉप लॉस रहेगा। शाम के सत्र में यूएस की जो इन्फ्लेशन के भी नंबर आने वाले हैं उसकी वजह से भी हमें थोड़ी और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बट मॉर्निंग सेशन में लग रहा है सोने में थोड़ी ज्यादा तेजी हो सकती है।
ओके, तो मॉर्निंग में यहाँ पे सोने में आपको ज़्यादा तेजी लग रही है। अनिंद सर, आप बताइए आपकी राय, गोल्ड और सिल्वर आज कहाँ फोकस करना चाहिए? हाँ, नमस्कार विश्वमोहन जी। एम आई ऑडिबल? जी जी, बिल्कुल आ रही है आवाज़ सर। यस। देखिए, लास्ट कुछ हफ्तों से हम लोग सिल्वर में काफी तेजी में थे, क्योंकि जब वो कंसोलिडेट कर रहा था 1,07,000 के नीचे, मतलब $36.50 के आसपास, तब ये व्यू था कि 1,15,000 1,16,000 तक ये आ सकता है, तो वो प्ले आउट किया है। तो फिलहाल चांदी में एक कंसोलिडेशन चाहिए, क्योंकि बेस्ट टाइम हाँ होता है चांदी में लॉन्ग करने का जब ये कंसोलिडेट करे। तो 1,11,000 या 1,11,500 तक ये आ सकता है नीचे, और वहां पे फिर फ्रेश लॉन्ग बनता है। तो आज के लिए सोना सही रहेगा। मैं भाविक से सहमत हूँ कि सोना एक स्टेडीली ऊपर जा रहा है, चांदी की तरह इतना वॉलेटाइल वो है नहीं। तो आने वाले दिनों में 99,000 तक भी सोना जा सकता है। तो थोड़ा सा डिप में 97,500 के आसपास या 97,600 के आसपास बेटर एंट्री लेवल इसमें होगा। 97,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर, तो पोजिशनली एक हफ्ता का ऐसा व्यू लेके कोई अगर एक्सप्रेस करता है तो बेटर होगा। इंट्राडे में भी सोना सही रहेगा, चांदी में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये राय आपकी तरफ से आ रही है। क्रूड की चाल आज कमज़ोर दिख रही है, और ट्रंप ने जिस तरह से 100% टैरिफ की धमकी दी है रूस को, और कहा है कि 50 दिनों में युद्ध खत्म नहीं हुआ तो रूस पर 100% टैरिफ लगेगा। क्या किरिया जी, इस खबर का क्या असर होगा क्रूड पर? क्रूड की चाल को आप आगे कैसे देख रहे हैं? कच्चे तेल की अगर बात करें तो 2025 अपनी सप्लाई के लिए जाना जाता है, और मैं बार बार कह भी रहा हूं कि ऊपर में 83 का लेवल छुआ जरूर था जनवरी में, बट वो टूटा नहीं है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से हमने देखा प्राइसेस वापस 80 के ऊपर गए, बट सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो ये एक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 दिन का जो सीज फायर की मोहलत दी है, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी जिद्दी है, और हम जानते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट भी रिस्क लेने से डरते नहीं है। बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक सीज फायर की तरफ हम बढ़ते हुए दिखेंगे। अगर ऐसा होता है तो कच्चे तेल में गिरावट रहेगी, उसी के चलते आज भी हम देख रहे हैं प्राइसेस में गिरावट है। तो आई थिंक 70 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन मुझे लगता है 57-60 के करीब बेचिए, 58-60 का स्टॉप लॉस लगाइए। डाउन साइड में भी गिरावट है, जो नीचे में मुझे लगता है 56-50 तक का लेवल मिल जाएगी। लेकिन ऑप्शन एक बेहतरीन विकल्प रहता है यहाँ पे, जहां पे आपको 58 का पुट लेके चलना है 100 रुपए में। स्टॉप लॉस रहेगा 50 का, और टारगेट 180 तक रहेगा। कुल मिलाकर ब्रेंट 70 के ऊपर टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रेंट आपको 70 के ऊपर टिकता हुआ नहीं दिख रहा है। आप बताइए आनंद जी, किस तरह से जिस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं क्रूड में, क्या और कुछ गिरावट की संभावनाएं हैं कच्चे तेल में, या वापस से रिकवरी दिखेगी? एक्चुअली फंडामेंटली अभी बोथ आपका बेरिश और बुलिश फैक्टर्स काफी अच्छे तरह से बैलेंस्ड है। तो ये सिचुएशन में मार्केट एक रेंज में जाना चाहिए। लास्ट टाइम जब ये 5500 और 5700 के बीच था और वो टूटा था लास्ट वीक, तो हम लोगों का व्यू था कि 6000 तक ये आ सकता है, जो प्ले आउट किया। उसके बाद वापस ये 5700 के आसपास आ चुका है। जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट है। तो नेचुरली यहां से हो सकता है 5800 या 5850 तक ये बाउंस करे। तो इंट्राडे में बाय ऑन डिप्स का सलाह रहेगा 5680 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। अगर कोई पोजिशनली ट्रेड करना चाहता है इन क्रूड, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट स्ट्रैंगल करने का। जैसे आपका 5300 और 6000 का जो कॉल और पुट है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का, वो करीब करीब आपका अभी 206 रुपए के आसपास है प्रीमियम। तो 300 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट स्ट्रैंगल किया जा सकता है, क्योंकि ये मार्केट अभी फाइनली बैलेंस्ड है, तो रेंज में रहना चाहिए। आपकी राय भाविक, क्या यहाँ पे ट्रेड में किस तरह के मौके दिख रहे हैं? अगर ऑप्शंस में कुछ मौके हो तो वो भी बताइएगा। देखिए, मैं भी बैनर्जी साहब से थोड़ा सहमत हूँ कि अगर हम फंडामेंटल देखें तो दोनों बैलेंस है। कि यहाँ पे ओपेक प्लस प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, बट अगर हम कंजम्पशन देखें तो यूएस इंडिया की कंजम्पशन स्ट्रांग है, और अभी थोड़ा फिजिकल टाइटनेस भी है। तो इसकी वजह से जो ज़्यादा सप्लाई हो रही है वो मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। ये जो रशिया और यूक्रेन के जो सीज फायर की 50 डेज की है, वो अभी मार्केट ने इतना नहीं किया है। तो वो देखना पड़ेगा कि पुतिन जो है वो कितने ले रहा है।
तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी हम देखेंगे तो एटलीस्ट एक रेंज बाउंड ही रहेगा, जहाँ पे ऊपर भी मुझे ज्यादा नहीं लग रहा है और नीचे भी नहीं लग रहा है, बट 5700 का एक स्ट्रिक अच्छा सपोर्ट है। अगर 5700 एमसीएक्स में ब्रेक हो रहा है तो मुझे लग रहा है थोड़ी और गिरावट आ सकती है। तो एक बार 5700 के नीचे जाता है तो 5700 का जो पुट ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं बाय कर सकते हैं अराउंड 100 के टारगेट के लिए, और 35 का स्टॉप लॉस रहेगा, बट 5700 के नीचे जाता है तो ही मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन दूंगा। ओके, तो ये राय आपकी तरफ से है। चलें, नेचुरल गैस में आज के सत्र में गिरावट है 0.25% के आसपास की, लेकिन रिपोर्ट ये भी कह रही है कि यहाँ पर औसत से ज़्यादा गर्म वेदर रह सकता है यूएस में, और उससे जो थ्रू आउट जुलाई, लेट जुलाई तक यहाँ पर अनुमान है कि मांग बेहतर रहेगी। आनंद सर, आपकी राय क्या है नेचुरल गैस में? यहाँ से क्या करना चाहिए? क्या फिर से तेज हो सकता है क्या इस खबर से? विश्वमोहन जी, सप्लाई सिचुएशन काफी अच्छा है। हाँ, अभी ये कूलिंग डिमांड के कारण, मतलब समर का महीना है यूएस में, और प्लस एक्सपोर्ट जो डिमांड है, दोनों काफी स्ट्रांग है। बट ओवरऑल 305 के ऊपर मुझे नहीं लग रहा है नेचुरल गैस, तो पुट लेके चलना चाहिए। नीचे में 280 के आसपास ये सपोर्ट मिलेगा। मतलब अभी कोई बड़ा मंदी नहीं है, बट 305 के ऊपर मुझे अपसाइड नहीं लगता, तो थोड़ा सा ऊपर जाता है इंट्राडे 300 के आसपास, तो पुट लेके चलना चाहिए इसमें। कि अगर 300 के आसपास मिले तो या तो बेचे या पुट ऑप्शंस के जरिए जाए तो बेहतर है, आपके लिए रिस्क भी कम रहेगा। केडिया जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं एनजी में आप? देखिए, फंडामेंटल साइड मेजर कोई चेंजेस नहीं है। जिस ढंग से हमने पहले जो कंसर्न देखा था मिडिल ईस्ट से, उसकी वजह से हमने 340-50 का लेवल देखा, बट कच्चे तेल के साथ साथ नेचुरल गैस में भी गिरावट आई। वेदर का एज ऑफ नाउ कोई बड़ा रोल दिखाई नहीं दे रहा है। स्टोरेज कैपेसिटी भी यूरोप के अंदर ठीक ठाक है, उसका भी कोई रोल नहीं है। टेक्निकली 270 पे एक हार्मोनिक पैटर्न बना था, बुलिश हार्मोनिक पैटर्न, जिसके चलते कल हमने 300 तक का लेवल देखा। बट मैं एग्री करता हूं मैनेजर जी के साथ कि 304-5 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। अनलेस अनटिल ये लेवल ब्रीच नहीं करता है, एक पॉसिबल करेक्टिव डिप वापस देखने मिल सकता है, जो नीचे में 290 या 285 भी मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको 300 का पुट लेना है 12 रुपए में, 7 का स्टॉप लॉस लगाना है, 20 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर के चलते भी आप सेल कर सकते हैं, करंट लेवल भी ठीक है सेल करने के लिए। पहला टारगेट 290, बट ओवरऑल मुझे लगता है 285 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो नेचुरल गैस में 304, 305 के नीचे जब तक है, गिरावट का रुख रह सकता है आज इंट्राडे में। अगर जो बाई कॉल आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है वो 300 के छोटे से टारगेट के लिए है, वहाँ से अगर उसके ऊपर निकलता है तो वहाँ पे सेल करने की सलाह है। ये राय हमारे एक्सपर्ट्स की निकल के आ रही, तो कॉन्ट्रा बेट ना समझे इसे। आप भाविक, आपकी राय एनजी पर, आपकी कॉल क्या है? देखिए, एनजी में अगर इंट्राडे है तो मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़े बाय एंड डिप्स की रखनी चाहिए रणनीति। जैसे अजय सर ने भी बताया, ये सही है कि 301 से 305 का जरूर से एक हर्डल है, बट नीचे भी अगर हम देखें तो 290 से 288 का है। वहां पे कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन हम देख रहे थे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आ रहा है। आई थिंक 288 के नीचे जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म टॉप बन गया है। तो ओवरऑल जब तक 288 के नीचे नहीं जाता है तब तक इंट्राडे एक बार बेट रहेगी कि डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, जहां पे 288 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। टारगेट भी छोटा ही रहेगा 300 का, क्योंकि 300 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मेटल्स की अगर चाल देखें तो आज सारे मेटल्स कमजोर हैं। कॉपर 880 तक फिसल गया है, जिंक भी ½ से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है, 257 के नीचे। एल्युमिनियम 249 रुपए के नीचे है। लेड पर भी दबाव है 178 रुपए 40 पैसे पर। केरिया जी, क्या पसंद है मेटल्स में आपको? लगता है पूरे ही कमोडिटी पैक में दबाव है। जिस दिन से मैंने बताया, सोना, चांदी, क्रूड, नेचुरल गैस में गिरावट लग रही है आज, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में रिकवरी बनी हुई है। तो कच्चे पूरे बेस मेटल पैक में मुझे लगता है कि चाइना से जो नंबर्स आए हैं वो भी कोई ज्यादा ऐसे लुक्रेटिव नहीं है। तो आई थिंक प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कोई ऐसा फ्री फॉल जैसी सिचुएशन नहीं है। खास करके कॉपर की अगर बात करें तो वी हैव सीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एट 900 लेवल। जिस दिन से हमने टैरिफ बढ़ते हुए देखा, एल्यूमिनियम, स्टील के साथ साथ कॉपर में भी 50% हो गया, तो गिरावट तो बढ़ी है। लेकिन आई थिंक ये अपसाइड थोड़ा सा कैप दिखेगा, कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। तो उसी को देखते हुए 882 पे कॉपर को बेचिए, 887 का स्टॉप लॉस लगाइए, 874 का टारगेट रहेगा। जिंक बार बार में हम देख रहे हैं 260 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो अनलेस अनटिल 260 के ऊपर नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी एक बार वापस 254 का लेवल दिखेगा। लास्ट अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे भी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी, इसलिए 250 पे बेचिए 247 के टारगेट के। इन ऑल एक कंसोलिडेशन फेज है बेस मेटल के लिए, तो आज बिकवाली का कॉल रह सकता है।
आप अनिंद सर, आपकी राय क्या है बेस मेटल्स पूरे ही पैक पर? कहाँ आपको लग रहा है अच्छा एक्शन दिख सकता है आज दिन के दौरान? कॉपर में देखिए विश्व मोहन जी, एक्चुअली ये जो टैरिफ का सिचुएशन है ये पूरा मार्केट को डिस्टॉर्ट कर चुका है। तो जब तक हम लोगों को अगस्त 1 का क्लैरिटी नहीं आता है कि कौन से कॉपर टाइप्स के ऊपर ये टैरिफ लगेगा, कितना लगेगा फाइनली, क्योंकि वी ऑल नो ट्रम्प इज फेमस फॉर फ्लिपिंग एट द लास्ट मोमेंट। तो इसके लिए ये कॉपर मार्केट विल बी वेरी नॉइजी। बट जो अगर मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूं, क्योंकि फंडामेंटल काफी नॉइजी है, तो 878 का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो 878 के नीचे स्टॉप लगा के बाय ऑन डिप्स कर सकता है। छोटा स्टॉप लॉस है। अपसाइड में 885, अगर मैक्सिमम हुआ तो 890। तो मुझे कोई बड़ा तेजी नहीं दिख रहा है, बट हो सकता है एक बार रेंज बाउंड रहे। एल्यूमिनियम 246 आपका नीचे और 252 अपसाइड में, तो बाय ऑन डिप्स इसमें किया जा सकता है। जिंक विल बी लार्जली साइडवेज, तो जिंक पे कोई अभी व्यू नहीं है। हालांकि कॉपर को लेकर 1 अगस्त तक की क्लैरिटी तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ होता है मार्केट में। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या है पूरे ही बेस मेटल्स पैक पर? देखिए, मैं भी जैसे अजय सर ने बताया, आई थिंक थोड़ा सहमत हूँ कि मुझे लग रहा है बेस मेटल पैक में थोड़ा साइडवेज ही रहेगा, क्योंकि ये जो टैरिफ की न्यूज़ है वो कंक्लूसिव नहीं है अच्छे बेस मेटल के लिए। और दूसरा, अगर हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में जो रिकवरी है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो ओवरऑल पूरे बेस मेटल्स में आई थिंक लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा और दबाव दिख सकता है। एल्यूमिनियम मुझे खास करके लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी और करेक्शन आ सकता है, क्योंकि पूरे जून से हम देख रहे हैं 251 से 250 का जो जोन है वो पार नहीं कर पा रहा है। तो एक इंटरमीडिएट टॉप जरूर से बन चुका है, तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से और थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो एल्यूमिनियम में 249.50 पे शॉर्ट कर सकते हैं 247 के टारगेट के लिए, और 251 का स्टॉप लॉस रहेगा। एल्युमिनियम बेचने की सलाह 247 के टारगेट के लिए आपकी तरफ से। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कॉटन को लेकर एक खबर है कि सीसीआई की जो कपास की बिक्री है वो यहाँ पर बढ़ी है। कि और क्या कुछ डिटेल्स है उसके पीछे और क्या कुछ कॉटन मार्केट में हो रहा है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ अरुण सेखसरिया होंगे ब्रेक के बाद, एमडी हैं डीडी कॉटन के। जल्द लौटते हैं, चर्चा शुरू करेंगे। स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। बात करते हैं कॉटन की। कॉटन को लेकर खबर ये है कि सीसीआई की कपास बिक्री में तेजी दिख रही है। 11 जुलाई तक सीसीआई ने 67 लाख गांठ से ज़्यादा कपास बेचा है। मिलों की डिमांड बढ़ी भी है और प्राइवेट ट्रेडर्स के पास भी स्टॉक अब काफ़ी कम बचे हैं, इससे भी डिमांड है। और जो पहले भाव थे अब उससे ज़्यादा अब भाव भी यहाँ पर देने के लिए तैयार है। अब यहाँ से किस तरह की मांग में क्या सुधार दिख रहा है, तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुण सेखसरिया साहब हैं, एमडी है डीडी कॉटन के। अरुण जी, आपके पास क्या रिपोर्ट है सर कॉटन को लेकर? नहीं, कॉटन को लेकर ऐसा कोई विशेष कोई चेंजेस नहीं आई है, एक्सेप्ट कि भाई यस सीसीआई की काफी डिमांड आई है। इसका एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि डोमेस्टिक मार्केट पे जो जेनरल्स लोग हैं उनके पास स्टॉक नहीं है। ओके। आज जो भी माल पड़ा है वो सीसीआई के पास, मेनली सीसीआई के पास ही माल है। और जो बाकी जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके। तो जिसको भी माल लोकल में चाहिए उनको तो माल सीसीआई से लेना ही पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। और इंडिया में महीने का कंजम्पशन लगभग 26 से 27 लाख गांठ का है। एंड मिलों के पास मुश्किल से डेढ़ महीने का माल एवरेज में आप समझ के चलिए 40 से 50 दिन का माल पड़ा है। तो सीसीआई ने दाम बढ़ा दिया क्या? सीसीआई ने भाई जैसे जैसे माल बिक रहा है वैसे वैसे उन्होंने दाम बढ़ाया है। अभी जैसे पहले उन्होंने नीचे का भाव उनका 54,000 रुपीज था। हाँ हाँ। और 54,000 में पीछे कोई लेवल नहीं थे, इसके लिए दाम कमती किए थे। और पीछे जैसे जैसे डिमांड आती गई और मिल वाले माल सौदे करते गए और पीछे ट्रेडर भी सौदे करते गए, तो धीरे धीरे करके 300, 400, 200, 300 ऐसे करके दाम बढ़ाते गए। ओके सर, ओवरऑल क्या ये अब नया सीजन में भी खेती हो रही है? हालांकि पिछले साल के आसपास की ही बुआई के नंबर हैं। क्या लग रहा है आगे किस तरह के माहौल तैयार होते आप देख रहे हैं कॉटन में? देखिए, अगर ये अपन सोचे कि लास्ट ईयर के मुकाबले में सोइंग ज्यादा होगी तो ऐसा मेरा मानना नहीं है। सोइंग ज्यादा होगी बट इट विल बी नॉट वेरी लार्ज। मतलब 5%, 6% का डिफरेंस हो सकता है, ज्यादा नहीं फर्क हो सकता है। बट जो एमएसपी इन्होंने गवर्नमेंट ने जो बढ़ाई है इसके कारण सीसीआई का रोल कंटिन्यू रहेगा जब तक अगर गवर्नमेंट कोई चेंजेस नहीं लाए प्रोक्योरमेंट में या डायरेक्ट सब्सिडी में या उसके अंदर, जब तक सीसीआई का रोल, सीसीआई का काफी बड़ा महत्व रहेगा इन प्राइसिंग
in procurement and in regulating the market. ओके सर, लेकिन अभी अक्टूबर में काफी समय है, क्या दाम और बढ़ सकते हैं क्या यहाँ से? देखिए अभी अपन जुलाई 15 आधा जुलाई निकल गया है, अगस्त सितंबर, ये 2-2.5 महीने का माल और मतलब ये पीरियड है जहाँ पे नया क्रॉप आने के टाइम है, 2-2.5 महीने का। तो उसका और नया क्रॉप भी आएगा, तो ये तो है नहीं कि एक साथ में 20-25-50 लाख आ जाएगा। तो अक्टूबर के बाद में मिलों को नया क्रॉप मिलने की संभावना है इन गुड वॉल्यूम। ओके, तो 3 महीना तक का सबको चाहिए माल, तो मिलों ने ऑलरेडी अभी माल जो कवर किया है, अभी जैसे 60 लाख 65 लाख गैस, वो अबाउट 2-2.25 महीने का कंजम्पशन है। तो अभी और इम्पोर्ट भी रेगुलरली आ रहा है। इम्पोर्ट भी आज आप समझ के चलिए ना, 51,000 से लेकर 51,500 रुपया लैंडेड पड़ रहा है आपको पोर्ट पे, प्लस ड्यूटी लगेगी उस पर। तो मिले एक एडवांस लाइसेंस में भी इंपोर्ट कर रही है, कोई विद फुल ड्यूटी के साथ भी पड़ रही है। तो डिफरेंस सीसीआई के भाव में और इम्पोर्टेड भाव में कोई ज्यादा विशेष डिफरेंस नहीं रहा है। तो जिनके पास इंपोर्ट की सगवड़ है वो इंपोर्ट कर रहा है, जिनके पास नहीं है वो डोमेस्टिक सीसीआई से माल ले रहा है। ओके, शुक्रिया अरुण जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या कुछ हो रहा है कॉटन मार्केट पे। बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, केरिया जी आपका, भावी पटेल साहब आपका और अनिल बैनर्जी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए, मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों दुबई के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के डायरेक्टर सलीम एमए से मुलाकात की और मध्य प्रदेश में निवेश के नए अवसरों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे दिन माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में निवेश से बातचीत की और बैठक में यूएई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल हुमैद मोहम्मद बिन सालेम ने भरोसा दिया है कि निवेश को लेकर जल्द ही यूएई की एक विशेष टीम मध्य प्रदेश का दौरा भी करेगी। निवेश की दिशा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये विदेश दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। आज दुबई में मैं टेक्सटाइल सिटी में आया हूं और यहां बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ है। दुबई सरकार के साथ जमीन लेकर के यहां की एक कमेटी बना करके भारतीय व्यापारियों ने अपना पूरा मार्केट बनाया है। उस मार्केट की विशेषता है कि 3 फ्लोर तक वो काम करते हैं। आगे शोरूम भी है, रिटेल शॉप जैसा भी है, पीछे गोडाउन भी है और गोडाउन भी 3 स्तर पर लोडिंग अनलोडिंग का सारा काम यहीं से होकर के बड़ा सुंदर व्यवस्था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम निवेशकों से बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने यहाँ के निवेशकों ने मध्य प्रदेश से जुड़ने का संकल्प बताया है। हमारा प्रयास भी है कि अधिकांश लोग आए। टेक्सटाइल में मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है और जब कॉटन की बात होती है और कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन, तो पूरे देश तो क्या दुनिया में सबसे शुद्ध कॉटन अगर कहीं पर मिलता है तो मध्य प्रदेश में मिलता है। आइए हम सब संकल्प करें, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े और मध्य प्रदेश उनके साथ कदम से कदम मिला के चले। तो ये थे डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, जो निवेशकों को एमपी में निवेश करने के लिए, यहाँ पर उनको अट्रैक्ट करने के लिए अभी दुबई दौरे पर है। चलिए, इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। ब्रेक के बाद हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा मौजूद हैं, FNO जंक्शन लेकर आएंगी। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।